हिंदुओं की व्यवस्था के कई आधार स्तंभ हिस्से थे, कई खास हिस्से थे और जिन्हें हिंदुओं ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा हटा दिया है, या परिस्थिति के कारण, समय के कारण, जो इतिहास रहा उसके कारण उनमें कई तरीके के बदलाव आ गए। और अब जो नई पीढ़ी आई हिंदुओं की, उनका उन चीज़ों पे ध्यान कम रहा। कुछ लोग जो मेरे से ज़्यादा बारीकियों को समझते हैं, बहुत समझदार हैं, और मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करूँगा अभी इस वीडियो में, वो हो सकता है इसके अलावा और कोई कई चीज़ों के बारे में बात कर दे। लेकिन फिर भी मैं 3-4 या कुछ इतनी चीज़ों की बात करूँगा जो कि हिंदुओं ने थोड़ा सा, जिन चीज़ों में हिंदुओं के लिए थोड़ा सा फ़र्क आ गया। एक चीज़ तो सबसे पहले गाय, दूसरा गन्ना, तीसरा ठंडाई, जिसे हरियाणा में बादाम रगड़ा और पंजाब में शरदाई कहते हैं, और चौथा ठहराव। मैं इन चीज़ों की बात करूँगा अभी के लिए, और कुछ ध्यान आ गया तो उसकी। सबसे पहला तो गाय। हिंदुओं की व्यवस्था के अच्छे चलने में गायों का बहुत ज़्यादा लेना देना है। दूध, उससे बनने वाली सारी चीज़ें, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, छेना, पनीर, और कोई बनाए तो अंग्रेज़ों में जो चीज़ बनता है, लेकिन वो हमारे देसी तरीके से बनने वाली चीज़ नहीं, और उसका नुकसान भी। मोटे रूप में हिंदुओं ने जो गायों को अपने घरों से निकाल दिया, अपने घरों में गायों के लिए जो एक जगह दे रखी थी वो हटा दी, इसका उनके शरीरों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। बाज़ार से दूध लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूध बाहर नकली है, दूध की चीज़ें नकली है, घी नकली है, पनीर नकली है, तो वो शरीरों को नुकसान ही कर रहा है। और काफ़ी सारे लोग जो 50 रुपये किलो की जगह 38 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, 30 रुपये किलो दूध लेने की कोशिश करते हैं, या तो केमिकल का दूध ले लेते हैं, या फिर दूध में से क्रीम निकला हुआ होता है वो दूध ले लेते हैं। तभी बेचने वाले को सस्ता बेचा हुआ पहुँचाता है, मतलब तभी वो बेच पाता है। इस चीज़ के कारण क्या है, एक तो केमिकल का दूध है तो वो दूध ही नहीं हो, गाय के थन से निकला ही नहीं है, तो वो नुकसान कर रहा है। दूसरा, जो गरिष्ठता है गाय के दूध में, जो चिकनाई वो निकल गई, तो वैसा का वैसा आपके शरीर पे काम नहीं कर रहा जैसा कि वो करने के लिए बना था। अब समझते हैं क्या, हिंदुओं का जो पुरुषत्व है, जो एक पुरुष का पुरुषत्व होता है, जो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है कई चीज़ों में, जैसे कि उसकी मतलब एक शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चले उसके लिए काम आ जाता है, और एक जो कहने के लिए मर्द की मर्दानगी के लिए जो चीज़ें सही है वो उसमें काम आ जाता है। उसमें दूध का तो बहुत ज़्यादा लेना देना था ही, लेकिन उसमें मक्खन का और छाछ का भी बहुत ज़्यादा लेना देना था। मक्खन और छाछ सीधा, अगर दही का बिलोना नहीं हुआ तो मक्खन नहीं बना और छाछ भी नहीं बनी। और बिलोने आजकल औरतें घरों में करती नहीं, घरों से बिलोने उठ गए। बिलोना मतलब मंथन, दही का मंथन हुआ, तो मक्खन और छाछ का कुछ काम ही नहीं रहा। मक्खन आदमी के शरीर को, माखन मिश्री जैसे कृष्ण जी खाते थे, ऐसा बहुत सुना गया था। माखन और मिश्री, वो मिश्री नहीं जो आप बाज़ार में खा रहे हो, जो कि चीनी से बन रही है। मिश्री असली में खांड से बनती है, जिसकी हम अभी गन्ने की बात करते हैं तो करते हैं। लेकिन ये जो माखन मिश्री है, इसमें मक्खन और मिश्री मिला करके जो बनता है, वो हमारे शरीर को बहुत चिकनाई, हमारे जो जिस नली से हमारा खाना निकलता है, जिसे अंग्रेज़ी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, उस नली को चिकनाई और ठंडक देता है, जो कि देनी चाहिए। हमारा शरीर जो है वो उसका चिकनाई आधार है। आयुर्वेद में हर जगह पे है कि चिकना चिकना खाओ, कहीं पे या खाना स्निग्ध होना चाहिए, थोड़ा सा लुखा सूखा खाओ, जहाँ चिकनाई बिल्कुल नहीं है, ऐसा आयुर्वेद में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तरलता होनी चाहिए आपके शरीर, आपकी आंतों को, आपके इस आहार नली को, आमाशय को, एक गले से जहाँ से जा रहा है उसमें तरलता मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, थोड़ा चिकनाई मिलनी चाहिए, ठंडक मिलनी चाहिए। आपके जो ऑर्गन्स है चिकने चिकने, मतलब अगर इनकी चिकनाई कम हो जाएगी तो आपस में घर्षण, मान लो कोई चीज़ रूखी होगी तो वो घर्षण
होने लग जाएगा, उनके आपस में होने लग जाए, वैसे समझ ले उसके अंदर जो चीज़ जा रही है, जो खाना जा रहा है, उसके वो घर्षण से होने लग जाएगा। वो चिकना होना है तो आराम आराम से पार होएगा, वो आराम आराम से निकलेगा वो पच करके। मक्खन का बहुत लेना देना था, छाछ का आदमी के पुरुषत्व में रहने में बहुत ज़्यादा लेना देना है। दोपहर के खाने में छाछ होनी चाहिए, आपने बहुत सुना है। कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, एक ऋषि के हिसाब से ऐसा कहना है जो सबसे पहले हुए, तो बाकी वैसे होनी चाहिए। और वैसे कुछ लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई बहुत पतले शरीर का है या गर्मी का मौसम है तो कुछ ना पियो, या आपके शरीर को ना सद रही हो, आपके शरीर को नहीं लग रही तो नहीं पीनी चाहिए ऐसे। वैसे ही दूध के साथ भी लेना देना, दही का बहुत ज़्यादा लेना देना। अगर आप आधुनिक विज्ञान से देखो तो दही में ये बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया है। जहाँ कई लोगों को लैक्टोज की दिक्कत हो रही है तो दूध नहीं पच रहा तो दही पच रहा है, क्योंकि दूध में लैक्टोज की तरह नहीं होता। मेरे ख्याल से वो लैक्टेज बैक्टीरिया कुछ कर देता है, कुछ हो जाता है। पर कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों का हमारे शरीर के लिए अलग अलग काम था। हमने क्या करा, गायों को घर से निकाल दिया। अब गायों की व्यवस्था में गाय जहाँ पे होती है, गाय का सब कुछ ही काम आ जाता है लगभग। गाय जहाँ पे खड़ी रहती है तो गाय के आसपास होने से उसके वातावरण पर बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण भी हमारे शरीर के कई रोग ठीक हो सकते हैं या रोग होने से बच सकते हैं। और गाय का जैसे जो मल है, गोबर या पोठा, उसकी भी थेपड़ियाँ लोग दीवारों पे चिपका के उसको भी ईंधन या फ्यूल की तरह काम ले लेते हैं। तो हर चीज़ उसकी काम आ रही थी, और उसको जलने के बाद जो राख बनती है, उस राख से भी बर्तन मांजे जाते हैं। तो और वो काफ़ी काम की चीज़ है वो राख भी। तो गाय का लगभग सब कुछ ही काम आ गया ना, मतलब जो आपने उसे चारा खिलाया, उससे ले करके उसने जो भी निकाला, थन से निकाला, गौमूत्र पेशाब निकाला या अपना मल निकाला, सब कुछ ही काम आ गया उसका। तो गौमूत्र से अर्क बनते हैं, गौमूत्र सीधा पियो या गौमूत्र पानी में डाल के नहाओ, गौमूत्र से रोग ठीक होते हैं। गायों को निकालने के कारण हिंदुओं की व्यवस्था का ढल जाना, जो नीचे ढल गई, जो मतलब जो उतने जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादा दृढ़ और ज़्यादा पुरुषत्व वाले, ज़्यादा सही ढंग से चल पाने वाले थे, वो नहीं हुआ। एक दूसरा गन्ने की व्यवस्था में क्या है, गन्ने से देखो, गन्ने से मोटा बनता है, गन्ना है, गन्ने का रस बना, रस से गन्ने का गुड़ बना, और यहीं खांड बनती है गन्ने से, उस खांड से बूरा बनता है। और वैसे गन्ने की कुछ काकवीरा और कुछ चीज़ें और भी बनती है, और मोटे रूप में जो हम पूरे देश में जो चलता है वो मैंने जो पहले नाम लिया वो है। और फिर आखिर में गन्ने की जो खांड बनी, उस खांड से मिश्री भी बनती है, ठीक है। तो गन्ने तक तो सिर्फ वही दिक्कत थी कि आजकल छिड़काव बहुत हो रहा है, यूरिया की खाद आ रही है, तो गन्ने की उपज ऑर्गेनिक नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, बिना छिड़काव के, बिना यूरिया की या गलत खाद के नहीं। लेकिन इसके अलावा भी दिक्कत है। गन्ने से बना गुड़, आजकल गुड़ केमिकल से उसके साथ में छेड़खानी होती है, तो गुड़ भूरे की जगह पीले भी आने लग गए। और मैंने सुना कि बॉम्बे जैसे शहरों में गुलाबी, हरे, अलग अलग रंग के गुड़ आते हैं, और लोग उन्हें खरीदते हैं और कहते हैं वही चाहिए, गुलाबी चाहिए तो गुलाबी चाहिए। जो बच्चा बचपन से वही गुड़ देख रहा है, भगवान जाने उसका मतलब उसको आगे कभी भूरा गुड़ मिल गया तो उसे लगेगा ये नकली है, क्योंकि उसने 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में उसकी माता ने वही खिलाया उसे, जबकि उसकी माँ को पता था। लेकिन दुनिया मॉडर्न हो रही है, खास करके देश हो रहा है, दुनिया तो नहीं, ये देश हो रहा है। फिर अगला एक ये चीज़, अगला गुड़ में बनती है खांड। खांड आपको बाज़ार में मिल ही नहीं रही होगी। खांड अब बहुत कम जगहों पे बनती है और बहुत कम ही लोग बेचते हैं। खांड का उत्पादन क्या है कि अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों में खांड का चलन नहीं था, चीनी का चलन था। तो उन्होंने क्या है, खांड की जगह हमें चीनी दे दी, और क्योंकि हम पे राज किया गया था तो जो खांड हुआ करती थी उस पे चीनी का, या फिर हमारे जो असली घी हुआ करता था, गाय का घी, जिसे लोग देसी घी कहते हैं, उसकी जगह वनस्पति घी, या जो वनस्पति से बना हुआ घी है, जो जिसकी कंपनी डालडा थी, जिसके कारण डालडा घी नाम फेमस हो गया। तो वो घी
आने लग गया, और इसीलिए देसी घी नाम बन गया, क्योंकि जब वो घी आया होगा तो हमारे पूर्वजों ने जो देश में पहले से चल रहा था उस घी को और ये वनस्पति से आने वाले घी को जो अंग्रेज़ ले आए थे, इन दोनों को अलग अलग, जैसे दुकान पे गए और मेरे को कहना घी चाहिए तो दुकान वाले गए कौन सा, तो मैं वो देसी घी, मतलब अपने देश का ही जो घी था वो चाहिए। और दूसरा मैं क्या कहूँगा, वनस्पति घी या डालडा घी जो डालडा कंपनी से बन के आता है, तो इसीलिए देसी घी चल गया। वैसे कोई देसी घी कोई अलग तरीके का घी नहीं है, वही है जो हमारे देश में पहले से बन रहा था। और उस वक्त अमरीकी गायों का इतना चलन नहीं था, तो हमारे देश की जो देसी नस्लें हैं, राठी, सिंधी, गिर, सहवान और ये देसी गायें, इनसे जो बन रहा था। इस कहने का मोटा मतलब ये है कि इसी तरीके से जो घी के साथ हुआ वैसे ही चीनी के साथ भी हो गया, और चीनी के साथ इतना ज़्यादा हो गया, चीनी ने बाज़ार को इतना ज़्यादा पकड़ लिया है, उनके राज में उन्होंने चीनी से बाज़ार को इतना पकड़वा दिया कि खांड लुप्त सी होने लग गई। तो अब क्या है, चीनी बनाने के लिए काफ़ी सारे केमिकल, कोई क्या 40 से ज़्यादा या पता नहीं कितने के केमिकल काम लिए जाते हैं और वो बहुत नुकसान करते हैं। और खांड में ऐसा नहीं होता, वो प्राकृतिक तरीके से बनती है। खांड के को थोड़ा सा प्राकृतिक तरीके से ही उसके साथ कुछ किया जाता है तो बूरा बनता है, ठीक है। गुड़ की तासीर गर्म बताई जाती है, गन्ने की तासीर ठंडी बताई जाती है, गन्ने के रस की या गन्ने की, और लेकिन खांड और बूरे की तासीर ठंडी बताई जाती है। मिश्री की तासीर भी ठंडी बताई जाती है, और मिश्री दवाइयों में काम ली जाती है। आजकल ज़्यादातर आप जो भी मिश्री खरीद रहे हो, जैसे लोग आयुर्वेद के वैद्य, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो कहते हैं आप धागे वाली मिश्री खरीदो या सिट्टे वाली मिश्री खरीदो, वो अपने पास रख के भी बैठते हैं, वो सफ़ेद मिश्री दिख रही होती है। लेकिन क्या है कि वो जो मिश्री वो आपको दिखाते हैं, वो उनको खुद को भी शायद नहीं पता कि वो मिश्री चीनी से बन रही है। तो चीनी एसिडिक होती है। जैसे अगर आप थोड़ा मॉडर्न साइंस या आधुनिक विज्ञान की तरफ जाओगे तो एक एसिडिक और एक एल्कलाइन, दो चीज़ें होती है, और कुछ मतलब उनका ऐसा कहना है हमारे शरीर को एल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो एल्कलाइन है वो एल्कलाइन ही होनी चाहिए, मिश्री एल्कलाइन होनी चाहिए। तो जो चीनी से बनती है वो एसिडिक होती है, उसकी एक दिक्कत है। और एक बात यह है कि वो केमिकल्स के साथ छेड़खानी करके खांड की जगह जब चीनी बनी, तो चीनी से जो मिश्री बनी वो भी खांड से नहीं बनी, तो वो मिश्री नहीं है जिस मिश्री की आयुर्वेद में बात हुई थी, या जो मिश्री हज़ारों सालों से पीढ़ियों में चल रही थी। फिर दूसरा एक ये भी है कि जो खांड और बूरा है, काफ़ी अभी भी क्या है कि बाज़ार में लोग खांड और बूरा बोल के बेच देते हैं चीज़ें, लेकिन वो जो बूरा है, वो बूरा भी क्या है, मिश्री को पिघाल करके उसके ऊपर उसका काला काला मैल आ जाता है, उसे हटा देते हैं। और माफ़ी चाहिए, चीनी को पिघाल करके उसका काला काला मैल आ जाता है, उसे हटा देते हैं, और फिर उसे जमा करके उसकी यूँ कूट काट के जो भी उसका दाने दाने हो जाते हैं, वो मतलब बहुत बारीक बारीक हो जाता है, वो बूरा बोल के बेच देते हैं। लेकिन वो भी चीनी से ही बनता है, खांड से नहीं बन रहा। तो अब क्या है कि गन्ना, हमारे जो मीठा स्वाद है, प्राकृतिक मिठास गन्ने से या चुकंदर से आता है ना, पर हम मोटे रूप में जो खांड, मिश्री, गुड़, ये सब गन्ने से ही हम लोग खाते हैं ना, गन्ने का ही खाते हैं। तो ये जो मिठास है ना, आयुर्वेद में जो मीठा रस है, जो मधुर रस है, ये हमारे खाने का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, काफ़ी बड़ा हिस्सा होना चाहिए, और ये बाकी रसों को सोखने में भी काम आता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो जो मीठा रस है ना, ये हमारे जो ज़िंदगी में आ रहा है, वो गुड़ में केमिकल और चीनी में केमिकल, तो वो केमिकल के साथ ही आ रहा है। अब सीधा आप गन्ना तो पूरे साल चबाओगे नहीं, अब तो घर में तो चीनी घोलोगे ना। ये यहाँ पे भी एक व्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जो हमारे शरीरों में जाने लग गई। देखने में तो ऐसा लगता है चीनी क्या नुकसान कर रही है, एक चम्मच खा रहे हो तो नहीं कर रही है, लेकिन जितना मीठा हमारे दिन भर में प्राकृतिक मिठास हमारे शरीर में जानी चाहिए, फलों के अलावा, तो फलों के अलावा जैसे दूध भी थोड़ा मीठा रसी है, गेहूँ भी मीठा रसी है, पर इन रसों के अलावा जैसे प्राकृतिक मिठास जो हम गन्ने की चीज़ों से लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे शरीर मांग सकता है। और हर किसी की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो मीठा रस फलों से ले, लेकिन फल थोड़े महंगे आते हैं। और ये हुई इसकी गन्ने की बात। गायों को घर से निकालना और उसके कारण गायों के सारे उत्पादन खराब होना, गन्ने के से जो पहली दो चीज़ें काम की बनी, गुड़ और खांड, उन दोनों में ही केमिकल के मिलावट होकर के खांड की जगह चीनी बन जाना और गुड़ केमिकल के आने लग जाना, ये जिसके कारण हमारे शरीर में उन चीज़ों का फ़ायदे के साथ साथ या फ़ायदे की जगह नुकसान ही होने लग गया।
इस कारण से हम हिंदुओं की व्यवस्था में इनका बहुत फ़र्क पड़ा। फिर मैं तीसरी चीज़ बोलती ठंडाई, जिसे बादाम रगड़ा कहते हैं हरियाणा में, और शरदाई कहते हैं पंजाब में, और राजस्थान में ठंडाई कहते हैं, और मेरे ख्याल से पूरे देश में ठंडाई कहते हैं ऐसे। तो इसमें बादाम के साथ में आप 6 चीज़ें और डाल करके 7 चीज़ें बनाते जाओ, इंटरनेट पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो ठंडाई है, आप देखोगे तो हरियाणा में जो पहलवान है, वो पहलवान 3 मोटे काम करते हैं। कि एक तो जब हमने कसरत करी उसके तुरंत बाद हमने पत्थर के अंदर नीम के सोटे के साथ में ठंडाई को घोटा 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और उसके बाद में उसे निचोड़ा और उसमें खांड मिलाई और फिर उसे पिया। ठीक है, जैसे कि शरीर की गर्मी कम, मतलब गर्मी शांत हो जाती है कसरत से, या शरीर के ज़्यादा हलन चलन से शरीर में गर्मी बढ़ती है। अगर आप दौड़ करके आ रहे हो तो भी आपके शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ी हो सकती है। अगर आपने बहुत कसरत करी है तो भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई हो सकती है। अगर आपने ज़्यादा योग करा है, योग के आसन वगैरह से भी शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से शरीर की चिकनाई कम होती है, मतलब चिकनाई कम हो सकती है, या ज़्यादा गर्मी बढ़ने से शरीर में कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं। तो ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसे उसी वक्त शांत कर दिया जाए, ऐसी हरियाणा के, वैसे पूरे देश के, पर हरियाणा में चीज़ अभी भी चल रही है, तो वहाँ के पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई। तो ये जो गर्मी शांत हो गई ठंडाई को पीने से, ये गर्मी अगर रोज़ रोज़ पहलवान के शरीर में बढ़ती रहती तो ये क्या है कि उसके शरीर का वज़न बढ़ने नहीं देती। अगर शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो शरीर की ठोसता को कम करेगी। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखो तो अग्नि तत्व धरती तत्व को जला देगा। ठीक है, और इसकी बहुत बारीकी से अगर मानो इस बात को, तो इस बात को समझो तो भाई, जब किसी को चिता पे जलाया जाता है तो क्या होता है, उसका इतनी ठोस शरीर अग्नि तत्व पे दिया गया तो वो एक राख के लोटे जितना बन गया। तो समझ में आई बात कि अग्नि तत्व धरती तत्व को कितना ख़त्म कर सकता है। तो गर्मी बढ़ी तो वो शरीर की जो ठोसता है, जो धरती तत्व जितना भी ठोस है वो सब धरती तत्व है, तो उसको जला के ख़त्म कर सकता है। ये एक दिक्कत, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत। और फिर क्या है कि वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप राख का लोटे में बदल जाओगे क्योंकि आपने कसरत कर ली। वो क्या होता है, अंदर धीरे धीरे चिकनाई को जलाती है, गर्मी को बढ़ाती है। तो वो पहलवान का शरीर उतना बढ़ता नहीं और वो ठोसता को कम करती है। चिकनाई अगर ज़्यादा जलने लग गई तो आपके जोड़ों में दर्द हो चिकनाई कम होने से जोड़ों में दर्द हो सकता है, शरीर में रूखापन हो सकता है। पहलवानों के शरीर में ज़्यादा रूखापन नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहलवानों के लिए शरीर पर तेल की मालिश करी जाए, बहुत कीमती है। और पहलवानों के शरीर में दूध की व्यवस्था बहुत कीमती है। तो वापस से वो पहली वाली चीज़ आ गई कि गायों को घरों से निकाल दिया तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये जो ठंडाई है, ये शरीर में गर्मी को जब कम करती है तो शरीर से 2 चीज़ें, जैसे आयुर्वेद में क्या है कि वात, पित्त और कफ 3 चीज़ों के बढ़ने से रोग हो सकता है। तो वात पित्त को, पहलवान के शरीर में कफ की तरफ थोड़ा झुकाव होना चाहिए, उसका शरीर थोड़ा कफ की तरफ झुकाव होए थोड़ा, मतलब, और वात और पित्त थोड़ा कम होए, मतलब वात पित्त शांति रहना चाहिए उसका। गर्मी बढ़ते ही वो पित्त तो बढ़ ही गया। अगर आपको नहीं पता वात, पित्त और कफ क्या है तो ये फिर मेरे से तो क्या है, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, नहीं तो किसी दिन बात हो गई तो इस बारे में भी। पर वात और पित्त जिसके कारण सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आती है, खासकर वात के कारण, वो शरीर में गर्मी बढ़ने से अगर चिकनाई कम होने लग गई तो वात की चिकनाई कम होते ही शरीर में रूखापन, और रूखापन होते ही वात के रोग ऐसे हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा कि कसरत के तुरंत बाद में ठंडाई पी लो या बादाम रगड़ा पी लो। तो वो एक ही चीज़ के नाम है हरियाणा में, उसमें बादाम भी डाल देते हैं, बाकी 6 चीज़ों में तो उसे बादाम रगड़ा बोल देते हैं क्योंकि रगड़ते हैं उसे। और राजस्थान और पंजाब में बादाम डालते ही हैं, तो उस बादाम डालने के बाद ही उसे ठंडाई या शरदाई बोल देते हैं, या पूरे देश में भी ऐसे बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसने गर्मी को शांत कर दिया और इसने हमारे शरीर को तुरंत पोषण दे दिया कसरत के बाद। मैंने कहा था पहलवानों के लिए 3 चीज़ें मोटे रूप में बताई गई है। दूसरी चीज़ बताई गई है कसरत के बीच में मुनक्के का पानी, ये आप इंटरनेट पे देख सकते हो, हरियाणा के पहलवानों ने बहुत अच्छा बता रखा है। और कसरत से पहले शिलाजीत का पानी, और वैसे भले आप 2 केले खा लो या आपको जो ठीक लग रहा है। प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, प्री वर्कआउट हो गया शिलाजीत का पानी कसरत से पहले, इंट्रा वर्कआउट हो गया मुनक्के का पानी, और कसरत के बाद ठंडाई या बादाम रगड़ा शरदाई, जो कि आपका पोस्ट वर्कआउट हो गया, जिसमें लोग प्रोटीन शेक गड़गड़ करते हैं।
ये भी हमारी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इस कारण से भी क्या, हिंदुओं में कसरत तो बहुत कर रहे हैं, कसरत तो बहुत कर रहे हैं, पर शरीर बढ़ नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी लोग प्रोटीन करते हैं। इसका मोटे रूप में प्रोटीन, इस पे फिर कभी और बात करें, पर इसका मोटे रूप में प्रोटीन से उतना लेना देना नहीं। इसका मोटे रूप में गर्मी के ज़्यादा बढ़ जाने या धरती तत्व के कम हो जाने से या चिकनाई के कम हो जाने से अच्छा खासा लेना देना। और जो वो कसरत करते हैं, जो हरियाणा में सपाटे चलते हैं, इसके बारे में फिर किसी दिन बात कर लेंगे। अब अगली, मैंने चौथी चीज़ कही थी ठहराव। ये तीन जो चीज़ें हैं, गाय, गन्ना और ठंडा, ये तीनों वो चीज़ें, गाय से जो भी हमें मिल रहा है मोटे रूप में, दूध और दूध की चीज़ें, ये सब मुंह से अंदर जा रही है, गन्ने की चीज़ें मुंह से अंदर जा रही है, ठंडाई मुंह से अंदर जा रही है। ये सब वो चीज़ें जो खाने से हमारे को ठीक रखे, या खाद्य पदार्थ है। ठहराव इन सब से ऊपर है। मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा, पर ठहराव इन सब से ऊपर है। अगर आप देखो तो जो लोग आज 25, 30, 35, 40 या इससे बड़ी उम्र के होंगे ना, उन्होंने देखा होगा कि जो उनसे पीछे की पीढ़ी थी ना, वो थोड़ी शांत पीढ़ी थी, उसमें ठहराव था। ये जो आजकल की नई पीढ़ी है ना, इसमें ज़्यादा ठहराव नहीं। अब इसके पीछे मोबाइल और टीवी कारण है, इसके बारे में मैं आगे वाले वीडियोस में बात कर लूँगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ठहराव नहीं है। अगर अब में ठहराव कम होएगा ना, तो आपको कई तरीके की दिक्कतें होने लग जाएगी। जैसे कि एक बहुत ही साधारण, मतलब बहुत आम तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। आयुर्वेद में ऐसा होता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर आपके शरीर के सही बैलेंस में या इनका अनुपात सही है, जैसा होना चाहिए, तो आप निरोगी रहते हो। अगर अनुपात में गड़बड़ होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को कई तरीक़ों से देख सकते हो, ठीक है। उनमें से एक और तरीका ये भी है कि अगर आपके शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो गई किसी भी हिस्से में, तो वहाँ पे रोग आएगा। ये बाबा जी जो कहते हैं आपके शरीर में प्राण ऊर्जा आएगी, गहरी सांसें लो, ऐसे वो ध्यान से भी प्राण ऊर्जा आती है, चाहे ध्यान में सांस रुक जाए। तीसरी चीज़ है, अब अपने को समझ में आ गया प्राण ऊर्जा और वात पित्त कब से लेना देना है ना। अब क्या है, ठहराव का कहाँ लेना देना है। मैंने इतना ठहराव की बात करी, ठहराव का बहुत लेना देना है। ठहराव कम क्यों हो गया? हमारी बोली, हमारा व्यवहार, मोबाइल, टीवी, इन कारणों से। ये मैं आगे किसी वीडियो में बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए, अगर आपने प्राण के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना प्राण, ओजस और तेजस, ये तीन चीज़ों का आपने नाम नहीं सुना होगा, या बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वात, पित्त, कफ तो फिर भी काफ़ी ने सुन लिया होगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे 5-6 सालों से काफ़ी आयुर्वेद के लोग डालते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी लोग ठीक नहीं हो रहे, कारण क्या है? और आपने ये भी सुना होगा चिंता और चिता में एक बिंदु का फ़र्क है, या चिंता करने से शरीर बहुत दिक्कत होने लग जाती है, शरीर में बहुत बीमारी आ जाती है। क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्राण, ओजस और तेजस, ये तीन चीज़ें। प्राण ऊर्जा अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कम हुई तो वहाँ रोग आएगा, ऐसा योग शास्त्र में आता है, ठीक है। ये एक तरीका है स्वास्थ्य को देखने का। एक तरीका है कि शरीर में अगर कहीं पे भी गंदगी, मगर अगर आपको कोई भी रोग है, इसका मतलब आपके शरीर में गंदगी है। अगर शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा तो शरीर में कोई गंदगी नहीं रहेगी। ये एक और तरीका है देखने का। तो ऐसे कई तरीके हैं, कई अलग अलग नज़रियों से आप शरीर को देख सकते हो, ठीक है। या शरीर की नाड़ियाँ जाना तो शरीर में रोग है, ये ऐसे एक और तरीके से आपने देख लिया। ऐसे तो नाड़ियों का शुद्धिकरण होएगा तो आप ठीक होने लगोगे, ऐसे। अब मोटे रूप में प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में अगर पूरी है, जहाँ जितनी होनी चाहिए और सही ढंग से बटी हुई, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ बहुत कम हो गई, यहाँ कम हो गई तो यहाँ रोग आ जाए। और कहीं पे भी ऐसे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा प्राण ऊर्जा होने से भी कई दिक्कतें हो सकती है मेरे ख्याल से, पर जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। और जहाँ जितनी होनी चाहिए, मतलब बटी हुई भी सही से होनी चाहिए, सिर्फ पूरे शरीर में होने से मतलब नहीं, सही ढंग से बटी हुई भी होनी चाहिए। तो अब प्राण ऊर्जा शरीर में पूरी है और सही से बटी हुई है तो आप निरोगी हो। और आपका प्राण जितना है वो एकदम पूरा जितना शरीर में है वो रह रहा है, तो आपका तेज बढ़ने लग जाता है, तो आपका तेजस बढ़ने लग जाता है। आपका प्राण बढ़ा है और सही ढंग से बटा है तो आपका तेजस बढ़ने लग गया, ठीक है। ओजस का क्या काम है? अगर आपका ओजस कम हो गया ना, तो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा ठहरेगी नहीं। और अगर आपके शरीर में प्राण ऊर्जा ठहरेगी नहीं
तो आप कितनी कसरत कर लो, कितने प्राणायाम कर लो, कितने कुछ भी कर लो, वो रुकेगी नहीं। प्राण ऊर्जा है, एनर्जी है, वो शरीर से निकल जाएगी, वो कहीं से भी निकल सकती है। वो ये मत सोचो सांस से निकलेगी, वो ऐसे भी निकल सकती है, वो छोड़ दो वो कैसे जा रही है। ऊर्जा शरीर से सीधी सीधी आर पार भी हो सकती है, उसके लिए नाक से आना ज़रूरी नहीं है। ध्यान से जब ऊर्जा आती है तो सीधी आ जाती है, भले ध्यान में सांस रुकी हुई हो, ठीक है। तो आपका ओजस अगर कम होने लगा तो प्राण ठहरेगा नहीं, चाहे आपने बहुत गहरी सांसें ली, वो आया तो सही पर वो रुक नहीं रहा, और जो पहले से है वो भी छोड़ करके चला जाए, तो प्राण ऊर्जा कम होने लगी तो रोग आने लग जाएगी, और प्राण ऊर्जा कम होने लगी तो तेजस भी कम होने लग जाएगा। ओजस बढ़ेगा तो प्राण ठहरेगा, प्राण ठहरेगा और आप गहरी सांस से, ध्यान से, और भी जिन भी तरीक़ों से प्राण ऊर्जा शरीर में अंदर लोगे, या सही खाने से भी प्राण ऊर्जा आती है, बहुत तरीक़ों से आती है। सकारात्मक सोचने से भी आ सकती है, बहुत तरीक़ों से आ सकती है। तो वो अगर शरीर में आई तो वो ठहर रही है, क्योंकि आपका ओजस बढ़ा हुआ है, वो ठहर रही है, जो नहीं आ रही है वो भी ठहर रही है। तो आपका, क्योंकि बहुत प्राण ऊर्जा है वो आपके पास में, तो तेजस बढ़ेगा। तेजस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ओजस बढ़ गया तो प्राण बढ़ गया, तेजस बढ़ गया। प्राण, ओजस और तेजस तीनों बढ़ जाएंगे तो आपका वात, पित्त और कफ अपने आप बैलेंस में आने लग जाएगा, क्योंकि प्राण अगर ज़्यादा है तो वात बैलेंस में रहेगा, तेजस ज़्यादा है तो पित्त बैलेंस में रहेगा, और ओजस ज़्यादा है तो कफ बैलेंस में रहेगा। तो ओजस बढ़ा तो प्राण बढ़ा, प्राण बढ़ा तो तेजस बढ़ा, ओजस, प्राण और तेजस तीनों बढ़ गए तो वात, पित्त और कफ अपने आप बैलेंस में आ गए। अब ओजस कैसे बढ़ेगा? ओजस बढ़ता है ठहराव से, शांति से, संतोष से, धीरज से, धैर्य से। ठहराव, पुराने लोगों में बहुत ठहराव था, वो एकदम से ऐसे नहीं करते थे, वो शांत रहते, है ना। विपरीत परिस्थिति में भी इसीलिए कहते हैं शांत रहो, क्योंकि शांत नहीं रहोगे, युद्ध है सामने, राजा के सामने युद्ध आ गया, वो लड़ने के लिए निकल, खटखट खटखट खटखट, वो शांत नहीं रहा, तो क्या हो रहा है? उसका ओजस कम हो रहा है। ओजस कम हो रहा है तो उसकी प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी, प्राण ऊर्जा कम हो जाएगी तो वहाँ पे लड़ने जाएगा तो कमज़ोर पड़ सकता है। ऐसा भी मेरे को किसी बड़े ने बताया, बड़े समझदार ने, तो उनकी बात सही होगी कि दो जनों का युद्ध होता है ना, तो वो नहीं जीतता जिसके डोले बड़े होते हैं, वो जीतता है जिसकी प्राण शक्ति मजबूत होती है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो प्राण ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, और उसे कम नहीं करने के लिए वो ठहरनी चाहिए, और ठहराने के लिए हमारे अंदर ठहराव होना चाहिए। और यही मैंने कहा था कि आपने सुना होगा चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है, या चिंता करते ही बहुत रोग आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि चिंता और ठहराव एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप ठहराव के साथ में हर काम, हर परिस्थिति को झेल रहे हो, हर काम को कर रहे हो, या फिर आप चिंता में हो। क्योंकि अगर आपका दिमाग चिंता में तो आप में ठहराव नहीं है, और अगर आपका शरीर चिंता में तो दिमाग चिंता में, इसलिए शरीर चिंता में है। तो मतलब, या शरीर चिंता में तो दिमाग को चिंता में ला देगा। आप कुल मिला के अगर चिंता में हो तो ठहराव में नहीं, और अगर ठहराव में हो तो चिंता को आपने दबा दिया है, कम कर दिया, उसका शमन कर दिया चिंता का, अगर आपका ठहराव बढ़ा तो। इसीलिए चिंता के बढ़ते ही ओजस कम हुआ, ओजस कम हुआ तो प्राण ऊर्जा निकली, और जितनी ज़्यादा चिंता उतनी जल्दी शरीर से प्राण ऊर्जा गई, और जितनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा गई, चली गई शरीर से, उतना ज़्यादा प्राण ऊर्जा कम हो गई। और हमने क्या कहा था कि शरीर के किसी भी हिस्से में प्राण ऊर्जा अगर कम हुई तो वहाँ रोग आएगा, या रोग का कारण ही यही है कि शरीर के उस हिस्से में प्राण ऊर्जा कम हो गई जितनी होनी चाहिए उससे। अब समझ में आया क्यों चिंता और चिता में एक ही बिंदु का फर्क है, और क्यों चिंता से इतने रोग आने लग जाते हैं, क्योंकि वो ओजस को कम कर देती है, और वो प्राण जो शरीर में था वो निकलने लग जाता है शरीर से। नया प्राण भी ठहरता नहीं है, पुराना भी ठहरता नहीं है, प्राण कम होने लग जाता है, और प्राण कम हुआ तो शरीर में रोग आ गया, और प्राण कम हुआ तो तेजस तो कम हो गई। इसलिए ठहराव ज़रूरी है, और ठहराव है तो चिंता नहीं है, और चिंता है तो ठहराव नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आजकल इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर कोई और चीज़ पे बात कर लेंगे, और मोटे रूप में अगले वीडियो में मैं शायद यही बात करूँगा कि आजकल ठहराव कम क्यों हो गया है, आखिर उसके जड़ में कारण क्या है, जितना मेरे को समझ आ रहा है यार। देखो, भगवान तो नहीं, पर फिर भी